नमस्कार दोस्तों, इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत हम लोग बात कर रहे थे भारत में संवैधानिक विकास के बारे में। ये हमारी इस सीरीज़ का लेक्चर नंबर 2 है। कल का जो हमारा लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया था कि भारत में किस तरीके से संवैधानिक विकास आरंभ हुआ, जिसके अंतर्गत हमने बात की थी ईस्ट इंडिया कंपनी और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में। ये दोनों ही एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, खास करके रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो ये कल की वीडियो में हमने कवर कर लिया है। अगर आपने नहीं देखी है तो आई बटन पे आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जो लेक्चर नंबर 1 है हमारा, आप वो देख सकते हैं। क्योंकि आप एक एक वीडियो करके देखेंगे तो आपको चीज़ें एकदम क्लियर होती जाएंगी। भारत में जितने भी एक्ट आए हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड रहे हैं। पहले एक एक्ट आया, उसके बाद उसमें मान लो कुछ खामियां थी, फिर अगला एक्ट आया, तो इस तरीके से पूरा का पूरा लिंक बनता हुआ चला गया। तो अगर आप स्टार्टिंग से देखते हैं तो आपको ये चीज़ें काफ़ी आसानी से समझ में आ जाएंगी। खैर, कल की वीडियो में हमने ये दो चीज़ें कवर कर ली थी। आज की इस वीडियो में हम लोग 1781 का संशोधित अधिनियम से लेकर चार्टर एक्ट 1853 तक कवर करेंगे। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत भारत के लिए जो एक्ट आए वो आज कंप्लीट हो जाएंगे। और कल से हम शुरू करेंगे ब्रिटिश क्राउन के नीचे भारत के लिए जो अधिनियम आए उनके बारे में। यानी कि 1857 की क्रांति के बाद जो भी अधिनियम आए भारत के लिए उनके बारे में चर्चा करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। 1781 का संशोधित अधिनियम से ही शुरुआत करेंगे। तो ये जो अधिनियम था, बेसिकली मैंने आपको जो कल रेगुलेटिंग एक्ट 1773 बताया था, तो ये जो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बाद ये एक संशोधित अधिनियम आया था, जो कि थोड़ा बहुत जो है संशोधन किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट में। तो क्या क्या चीज़ें इसमें की गई थी, तो इसमें कंपनी के जो अधिकारी थे उनको कोलकाता सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया गया था। यानी कि जैसे है ना कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके जो अधिकारी हैं वो टैक्स जो है वसूलते थे लोगों से। तो इसमें वो मतलब बहुत से गलत तरीक़ों का इस्तेमाल करते थे, लोगों को प्रताड़ित करते थे। तो अब क्या कर दिया गया था कि जो अधिकारी हैं उनको जो है सुप्रीम कोर्ट की अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया गया था। यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो है दखल नहीं दे सकता था किसी भी अधिकारी के ऊपर। ठीक है, अधिकारी मतलब अपने मन से यहाँ पर जो है काम कर सकता था इस अधिनियम के बाद। दूसरा इसमें क्या किया गया, इसमें गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद द्वारा बनाए गए नियमों को उच्चतम न्यायालय में पंजीकृत करने की बाध्यता समाप्त कर दी गई। अभी तक क्या हो रहा था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जब तक लागू था तब तक ये था कि जितने भी जो नियम कानून बनाएगा गवर्नर जनरल और उनकी परिषद, उसके लिए उसको सुप्रीम कोर्ट से मान्यता लेनी पड़ेगी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट था कहाँ पर, कोलकाता में, जो कि हम कल की वीडियो में बता चुके हैं आपको। तो इसी वजह से जो है अब इससे क्या किया गया कि सुप्रीम कोर्ट में जो है उसको पंजीकृत नहीं करवाना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि उसकी जो बाध्यता थी पंजीकृत करने की जो आवश्यकता थी उसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है, नया कानून बनाते समय भारतीयों की भावनाओं का ध्यान रखना भी अनिवार्य कर दिया गया इसमें कि भारत में जैसे कि पहले से ही है कि हिंदू मुस्लिम और भी सभी अलग अलग धर्मों के लोग रहते थे। तो इसीलिए यहाँ पर क्या कहा गया कि जब भी कोई कानून बने तो वो ऐसा बने कि किसी भी व्यक्ति के किसी भी समाज के धर्म के खिलाफ ना हो। ठीक है, यानी कि अगर आपने कहीं पर मस्जिद बनाने की परमिशन दे दी तो कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा हिंदू समाज रहता हो, उसको दिक्कत हो, या फिर आपने कहीं पर मंदिर बनाने की आदेश दे दिया, वहाँ पर बहुत ज़्यादा मुस्लिम समाज हो, उनको दिक्कत हो। तो मतलब कुल मिला के ये है कि समाज में तालमेल बना रहे सबके बीच में। इसीलिए जो है भारतीयों की भावनाएं जो थी उनको ध्यान में रखा जाना अनिवार्य कर दिया गया किसी भी कानून को बनाते वक्त। ये किया गया था 1781 का संशोधन अधिनियम में। हालांकि ये बहुत छोटे से संशोधन थे, इसीलिए जब हम लोग पिट्स इंडिया एक्ट की बात करते हैं तो पिट्स इंडिया एक्ट जो कि 1784 में आया था, हम इसको मानते हैं कि यही जो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की खामियों को दूर करने का एक सबसे बड़ा कह सकते हो आप ये कारण था। ठीक है, क्योंकि इसी ने जो है जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था उसको रिप्लेस कर दिया था। अब इसमें बहुत से ऐसे प्रावधान किए गए थे या कह सकते हो आप सुधार किए गए थे जो कि रेगुलेटिंग एक्ट में नहीं थे। जैसे कि भारत में ब्रिटिश क्राउन के स्वामित्व के दावे का ये पहला वैधानिक दस्तावेज था। यानी कि आप कह सकते हो कि ब्रिटिश सरकार की तरफ से, ब्रिटिश महारानी की तरफ से भारत में उनका ये अधिकार है करके भारत के राज्य क्षेत्रों में, ये जो है ये इस तरीके का पहला वैधानिक दस्तावेज था। अभी तक क्या था कि कंपनी ही जो है भारत में अलग अलग क्षेत्रों में अपना अधिकार दर्ज करती थी। हालांकि इसके बारे में आपको अभी आगे बताऊंगा थोड़ा सा नेक्स्ट स्लाइड में। फिलहाल मैं आप ये चीज़ यहाँ से याद रखिएगा।
पिट्स इंडिया एक्ट 1784 जो है ये विलियम पिट ने जो है मतलब संसद में इसको प्रस्तुत किया था, और इसी वजह से जो है इसका एक्ट का नाम भी जो है पिट एक्ट पड़ा। ठीक है, विलियम पिट के नाम पर ही जो है इस आपका एक्ट का नाम जो है पिट्स इंडिया एक्ट पड़ा। ठीक है, तो ये आप यहाँ से याद रख सकते हैं। अब भाई जो ये पिट्स इंडिया एक्ट था इसकी क्या क्या विशेषताएं थी ये हमें यहाँ से ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि इसी एक्ट के अंतर्गत क्या किया गया कि कंपनी के व्यापारिक और प्रशासनिक शक्तियों और कार्यों को अलग अलग विभाजित कर दिया गया। अभी तक क्या था कि कंपनी को जो है जितने भी व्यापारिक और आपका प्रशासनिक काम थे उनको जो है क्या क्या था कि कंपनी एक साथ चलाती थी, लेकिन अब क्या किया गया था कि इनको बिल्कुल अलग अलग कर दिया गया था। अलग अलग किस तरीके से कर दिया गया था कि जो व्यापारिक कार्य थे उनको पहले की ही तरह कंपनी के निदेशक मंडल के हाथों में रखा गया था। जो निदेशक मंडल मैंने आपको बताया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत निदेशक मंडल जो है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर नज़र रखता था। तो इसी तरीके से आप क्या कर दिया गया कि निदेशक मंडल सिर्फ व्यापारिक कार्यों के ऊपर नज़र रख सकता था, ठीक है, या नियंत्रण रख सकता था, जबकि जो राजनीतिक कार्य थे जिसमें कि नागरिक, सैन्य और राजस्व संबंधित जो विभिन्न मुद्दे थे उन पर नियंत्रण रखने का काम इंग्लैंड में 6 सदस्यीय नियंत्रण मंडल यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। तो यहाँ पर एक तरीके से निदेशक मंडल जो था वो व्यापार के ऊपर अपना पकड़ बनाए हुए था, व्यापार के ऊपर अपनी नज़र रखता, जबकि जो नियंत्रक मंडल था वो क्या करता, वो भारत में राजनीतिक कार्यों के ऊपर या फिर प्रशासनिक कार्यों के ऊपर जो है नियंत्रण रख सकता था। तो ये दो चीज़ें जो है इसके द्वारा की गई। इस तरीके से आप यहाँ पर देखोगे कि भारत में द्वैध शासन जो है वो यहाँ पर आपको दिखेगा, यानी कि दो तरीके का शासन यहाँ पर आपको दिख रहा है। एक तो कंपनी के जो निदेशक मंडल हैं वो व्यापार पे जो है नियंत्रण बनाए हुए हैं, जबकि जो नियंत्रक मंडल है वो भारत के प्रशासनिक कार्यों के ऊपर यहाँ पर नज़र बनाया हुआ है। ठीक है, और इससे पहले तक क्या था कि सारा जो काम है वो कौन संभालता था, ईस्ट इंडिया कंपनी संभालती थी। 6 सदस्यीय नियंत्रक मंडल में चांसलर ऑफ एक्सचेकर, राज्य सचिव और 4 सदस्यीय प्रिवी काउंसिल के थे, और इन सभी की नियुक्ति या फिर इनको हटाने का जो अधिकार था वो सम्राट के पास था। गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसमें जो सदस्य संख्या थी उन सदस्य संख्या को 4 से घटाकर 3 कर दी गई। और रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि भारत में बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, और उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय एक कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। लेकिन अब वो 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद को कम करके 3 सदस्यीय कार्यकारी परिषद कर दिया गया था। गवर्नर जनरल को महत्वपूर्ण मुद्दों पर परिषद के निर्णय को ना मानने की शक्ति प्रदान की गई। मद्रास तथा मुंबई प्रेसिडेंसी को गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया था पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा। तो आप यहाँ पर से देखेंगे कि बहुत से ऐसे संशोधन किए गए जो कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में खामियों के तौर पे थे, तो उन्हीं को जो है सुधारा गया और पिट्स इंडिया एक्ट जो है भारत में लागू किया गया। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बन जाते हैं, यहाँ पर से कई टाइप के क्वेश्चन बन जाएंगे। जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है कि किस एक्ट के अंतर्गत भारत जो गवर्नर जनरल परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई, ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। और भी कई क्वेश्चन हैं इसमें, जैसे कि भारत में द्वैध शासन जो है मतलब आपका व्यापारिक और प्रशासनिक कार्यों के लिए अलग अलग विभाजन जो है कौन से एक्ट के द्वारा किया गया, तो ये भी आपको यहाँ से ध्यान रखना होगा। इसके बाद 1786 का अधिनियम आया। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट अधिनियम था, क्योंकि इसी अधिनियम के अंतर्गत गवर्नर जनरल को कुछ विशेष शक्तियाँ दी गई। शक्ति ये थी कि गवर्नर जनरल विशेष परिस्थितियों में जो गवर्नर जनरल की मदद के लिए जो परिषद गठित की गई थी उसके निर्णय को रद्द कर सकता था और अपने खुद के निर्णय को लागू कर सकता था। साथ ही साथ गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति की सभी शक्तियाँ सौंप दी गई, और इन दो विशेषताओं के साथ जो पहले गवर्नर जनरल थे बंगाल के, उनका नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, इन दो विशेषताओं के साथ याद रखिएगा। और वैसे कौन थे बंगाल के गवर्नर जनरल, पहले गवर्नर जनरल जो मैंने आपको रेगुलेटिंग एक्ट में बताए थे, वो कौन थे, तो उनका नाम था लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, तो ये आप यहाँ से ध्यान रख सकते हैं। चलिए 1786 के अधिनियम के बाद हमारा आता है चार्टर एक्ट 1793 आता है।
इसमें क्या किया गया था कि इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अगले 20 सालों तक के लिए व्यापार करने का अधिकार दे दिया गया था। और साथ ही साथ जो इंग्लैंड में 6 सदस्यीय नियंत्रक मंडल थी उसको भारतीय राजस्व से ही वेतन देने की व्यवस्था भी की गई थी। तो ये दो चीज़ें इसमें की गई थी। इसके बाद हम बात करते हैं चार्टर एक्ट 1813 की। तो चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा ही ब्रिटेन के जो और व्यापारी थे, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा जो और व्यापारी थे जो भारत से व्यापार करना चाहते थे, उनको व्यापार करने की छूट दी गई। हालांकि चाय और चीन के साथ व्यापार करने पर कंपनी का अभी भी एकाधिकार था, यानी कि चाय और चीन के साथ व्यापार करने का जो अधिकार था वो अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था। लेकिन आपके ब्रिटेन के जो और व्यापारी थे वो और अलग अलग क्षेत्रों में भारत के साथ व्यापार कर सकते थे स्वतंत्र तौर पे, उनको कंपनी के अंतर्गत काम करने की ज़रूरत नहीं थी। कंपनी को ब्रिटिश क्राउन की स्वीकृति के साथ गवर्नर जनरल, गवर्नर और प्रधान सेनापतियों की नियुक्ति करने का भी अधिकार दिया गया था चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा। इसके अलावा ईसाई मिशनरियों को धार्मिक प्रचार की छूट भी मिली। और यहाँ से क्वेश्चन बनता भी है कि किस एक्ट के द्वारा भारत में ईसाई मिशनरियों को धार्मिक प्रचार की छूट मिली। तो आपको ध्यान होना चाहिए चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे चार्टर एक्ट 1833 के बारे में। ये ब्रिटिश सरकार द्वारा केंद्रीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम था। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि केंद्रीकरण की दिशा में ये महत्वपूर्ण कदम कैसे था। तो बेसिकली इसमें क्या किया गया था, इसमें बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था और उसे सभी नागरिक और सैन्य शक्तियाँ दी गई थी। अभी तक जो गवर्नर जनरल थे उनको बंगाल का गवर्नर जनरल बोला जाता था, लेकिन चार्टर एक्ट 1833 आने के बाद गवर्नर जनरल को बोला जाता था इंडिया का गवर्नर जनरल। ठीक है, और उसको नागरिक और सैन्य दोनों ही शक्तियाँ उसको दे दी गई, यानी कि भारत में एक तरीके से कह सकते हो कि सभी जो अधिकार थे वो गवर्नर जनरल के पास चले गए। भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो याद रखिएगा, एग्जाम में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स होगा। लेकिन अगर आपसे भारत का प्रथम गवर्नर पूछा जाता है तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। और एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे बन के आता है कि किस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा गया, तो ये कहा गया था 1833 के अधिनियम के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर से चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। साथ ही साथ मद्रास और मुंबई के गवर्नर जो थे उनकी विधायी शक्ति को समाप्त कर दिया गया और सभी शक्तियाँ गवर्नर जनरल के पास चली गई। यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हो कि मुंबई और मद्रास के जो गवर्नर थे उनको जो है अब कानून बनाने का अधिकार नहीं दिया गया, जो है उनसे छीन लिया गया था और सभी जो शक्तियाँ थी वो गवर्नर जनरल को दे दी गई थी। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक निकाय से प्रशासनिक निकाय बना दिया गया। कंपनी के अधिकार वाले क्षेत्र ब्रिटिश क्राउन के पास चले गए। अभी तक क्या कर रहा था कि कंपनी अपना जो है व्यापार कर रही थी और बहुत से क्षेत्रों पर इसने कब्जा भी कर लिया था। जैसे कि आपको पता है कि बंगाल साइड इसका कब्जा हो गया था, आपका मद्रास में कब्जा हो गया था। तो यहाँ पर तक तो ये सब चीज़ें होती चली गई। लेकिन अब क्या कर दिया गया कि कंपनी को जो है व्यापारिक निकाय से प्रशासनिक निकाय बना दिया गया और कंपनी के पास जितनी भी संपत्ति थी भारत में, जितने भी इलाके इसने अपने कब्जे में ले रखे थे, वो ब्रिटिश महारानी के कब्जे में चले गए, यानी कि ब्रिटिश जो है सरकार के पास चले गए। ठीक है, तो ये जो है चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा हुआ था। साथ ही साथ इसी एक्ट के द्वारा दास प्रथा के अंत की भी जो है शुरुआत हुई थी, क्योंकि इसी एक्ट में जो दास प्रथा थी उसको कानून के खिलाफ कहा गया था और इसी वजह से 1843 में फाइनली जो है दास प्रथा पर रोक लगा दी गई थी। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी इसमें। इसके बाद हमारा आपका जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके अंतर्गत सबसे लास्ट एक्ट आता है और ये एक्ट था 1853 का। और उसके बाद फिर 1857 की क्रांति हुई और फिर भारत में जो है ब्रिटिश क्राउन का शासन चलने लगा। तो ये सबसे लास्ट जो है एक्ट था ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत।
इसमें क्या किया गया, इसमें गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से पृथक कर दिया गया। यानी कि अभी तक जैसा कि मैंने आपको बताया कि गवर्नर जनरल को सभी नागरिक और सैन्य शक्ति दी गई थी, लेकिन अब क्या किया गया था, इन दोनों को जो है अलग अलग तौर पे काम करने का शुरुआत यहाँ पर से जो है की गई थी। जो न्याय बनाने के जो काम थे वो अलग कर दिए गए थे और जो प्रशासनिक कार्य थे वो अलग कर दिए गए थे। तो गवर्नर जनरल के जो काम है उनको उनका बंटवारा कर दिया गया था। न्याय बनाने का जो काम है वो 12 सदस्यीय समिति को दिया गया, जिसके सदस्य विभिन्न क्षेत्रों और प्रांतों का प्रतिनिधित्व करते थे। इस एक्ट के द्वारा भारत में पहली बार क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत लागू किया गया। यानी कि अभी तक क्या होता था कि अंग्रेज़ जो थे वो अपने मन से भारत के लिए कोई भी कानून बनाते थे और लागू कर देते थे, लेकिन चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा भारत के जो प्रांतीय प्रतिनिधित्व हैं उनको भी जो है यहाँ पर बुलाया गया और उनके द्वारा जो मतलब कानून बनाने के लिए उनकी भी जो है राय ली गई। ठीक है, तो आप ये चीज़ यहाँ से देख सकते हो। नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर इसमें 18 कर दी गई थी और कंपनी के कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु प्रतियोगी परीक्षाओं का आरंभ भी इसी एक्ट के द्वारा हुआ। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि किस एक्ट के अंतर्गत कंपनी के कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु प्रतियोगी परीक्षाओं का शुभारंभ किया गया। तो चार्टर एक्ट 1853 के अंतर्गत। इसके अलावा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई, किस एक्ट के द्वारा, तो चार्टर एक्ट 1853 के अंतर्गत। तो यहाँ पर बहुत से क्वेश्चन हमारे एग्जाम के लिए बन जाते हैं, आपको ये सभी चीज़ें याद रखनी होंगी। तो यहाँ पर जैसे कि हमने बहुत से पॉइंट के बारे में मैं आपको बताया और इस प्रकार हमने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत आने वाले जितने भी एक्ट थे वो सभी कवर कर लिए। ये सभी एक्ट हमारे यहाँ पर से कवर हो चुके हैं और इन्हीं से क्वेश्चन बन के आते हैं, इनसे बाहर का कुछ नहीं पूछा जाएगा आपसे। क्वेश्चन का थोड़ा सा ट्रिकी होगा, घुमा फिरा के पूछा जाएगा, लेकिन अगर आपने ये जो पॉइंट मैंने यहाँ पर बताए हैं, जो चीज़ें आपको इस पूरे लेक्चर में समझाई हैं, अगर आप वो ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं तो आपको कोई भी पॉइंट मिस नहीं होगा। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है और कल हम बात करेंगे ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारत में आने वाले जो अधिनियम जो आए थे उनके बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।